कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी सही चल पा रही होगी, चाहे बीपीडीओ वीडियो के लिए हो या फिर कई बच्चे आरओ या अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का वेट कर रहे हैं। और विज्ञापन न आने का कारण जो सबसे ज्यादा क्वेरी जो आती है बच्चों की वो आती है कि सर विज्ञापन आ क्यों नहीं रहा और अब तक क्यों नहीं आया है। ठीक है, और 18 जून का कैलेंडर में दिया है। आपने बीच में एक अखबार में पढ़ा भी होगा, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने लिखा भी था कि विभाग जो है जितने जल्दी हो दिव्यांगजनों का जो चिन्हीकरण की जो प्रोसेस है उसको विद इन 1 वीक पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कार्मिक विभाग का जो जीओ आना है बच्चों, उसके आधार पर, क्योंकि देखो इतने ज्यादा डिपार्टमेंट हैं और वो जो दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया है वो गतिमान है। ठीक, और उम्मीद है कि क्योंकि उसमें लिखा भी था, जो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मई से अध्याचन जो है प्रेषित कर दिए जाएंगे आयोग को और जून वगैरह से आपके विज्ञापन शुरू हो जाएंगे निकलने। ठीक है, किसी केस में अगर 18 जून को एग्जाम आरओ या आरओ का नहीं हो पाता तो आप मान के चलिए वो थोड़ा सा डिले जाएगा, यानी 18 जून का हो सकता है कि 18 जुलाई या अगस्त स्टार्टिंग में जाए, यानी 1-1.5 महीना पीछे आपका हो सकता है। अभी मैं नहीं कहूंगा कि एग्जाम आपका 1 महीना पीछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इस दौरान आपका वीपीडीओ वीडियो के री एग्जाम की डेट भी है। अगर 9 जुलाई को एग्जाम जो तिथि है उस निर्धारित तिथि पे अगर एग्जाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए आप लोग, तो एक प्रकार से आपके लिए ही सही भी है, क्योंकि कई बच्चों के दोनों एग्जाम होंगे, चाहे वो री एग्जाम वाला हो या फिर आपका आरओ या आरओ का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक जो इस प्रकार से द्वंद्व चल रहा था दिमाग में कि यार कौन से एग्जाम की तैयारी करें, किस एग्जाम को फोकस करें, पहले आरओ या आरओ देखें या वीडियो वीपीडीओ देखें। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए उन दोनों ही एग्जाम को अगर आप साथ लेके चलना चाहते हैं या कहीं ना कहीं एक एग्जाम पे फोकस करना चाहते हैं तो इसके लिए आरओ या आरओ को हल्का सा पीछे जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों ने सिर्फ और आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो तो चाहेंगे कि आयोग के पूर्व निर्धारित जो समय सारणी है एग्जाम की उसके आधार पर एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाए, वो भी ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो डीप क्लासेस हैं हम लोगों की वो रेगुलर अब स्टार्ट हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कल भी मैंने पॉलिटी की एक वीडियो दी थी आपको, उससे पहले हिस्ट्री की दी थी। तो अब यही एक जो चक्रानुक्रम रहेगा, यानी कहीं ना कहीं एक बार हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इस तरीके से हम रैंडमली लेके चलेंगे और कहीं ना कहीं बीच में आपको उत्तराखंड की संडे वगैरह सैटरडे वगैरह क्लासेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर जैसे कई बच्चे वीडियो के लिए सोच रहे होंगे सर ने बताया नहीं, क्योंकि देखो कंटेंट आपके पास इतना है, प्रोवाइड आपको चीजें इतनी की गई हुई हैं कि मुझे लगता नहीं कि उसके लिए वीडियो के लिए स्पेशल कुछ कराया जाए, क्योंकि रिवीजन के अलावा इस टाइम पे, क्योंकि 2 से 2.5 महीना तैयारी का आपके पास है, रिवीजन के अलावा आप लोग के पास कोई विकल्प नहीं है बच्चों। ठीक है, और दूसरा क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है और टेस्ट सीरीज भी गतिमान है, 3 पेपर उसमें हो चुके हैं, चौथा आ जाएगा, तो कई बच्चे उसमें जुड़े नहीं बच्चों, क्योंकि वो दूसरे सर उसको करा रहे हैं तो वो लिमिटेड ही बच्चे उसमें रखने हैं, ज्यादा उसमें बच्चे आ नहीं पाए। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को यही काम करना है, आपके पास जो कंटेंट है जैसा भी है आप उतनी चीजें अपने पास लेके जाइए, आप सही तरीके से उस चीज को तैयार करके जाएंगे तो वीडियो में आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको यह भी सोचना है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ को लेके, खनिज सहायक की कट ऑफ को लेके, या अपने आप जो दूसरे एग्जाम है आपके कौन से पटवारी वगैरह फाइनल रिजल्ट, या आपका पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम का आपके वीडियो के एग्जाम से पहले अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा। ठीक है, यानी विद इन 2 मंथ आप मान के चले सब निपट जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड से लेके, फॉरेस्ट गार्ड है, खनिज सहायक है, पटवारी है, पुलिस कांस्टेबल है, 2 महीने के अंदर आप मान के चले सभी एग्जाम अपने अंतिम चरण में या उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कई बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, ये सच्चाई है। यानी मान के चलिए कई लोग क्या होते हैं कि जॉब पाते ही ढीले पड़ जाते हैं, और किसी का जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा हुआ है, जिसके मार्क्स जिसको लग रहा है 165, 170, 163, 4 है, ऐसे वो भी पहले से कॉन्फिडेंट है, वो भी ढीले पड़ चुके हैं, जिसको ये लग रहा है कि हमारा एग्जाम। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा आपको जैसे फॉरेस्ट गार्ड के अंतिम कट ऑफ में, या आपका कोई दूसरा एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम होगा, या आप आरओ या आरओ, हालांकि आरओ या आरओ तो दूसरे टाइप का एग्जाम, उसमें रिटर्न मेंस भी है, तो यहां आप लोगों को फायदा होगा। तो आपको ना अपने आप को चार्जअप रखना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो अंतिम क्षण है, अंतिम समय है, आप सोच रहे हैं क्विट कर दें, क्या करें, मुझे नहीं लगता कि आपको फिलहाल के लिए क्विट करना चाहिए। हाँ, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, 2023 के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होंगे इसमें से अगर किसी न किसी एग्जाम को आपने पकड़ लिया, किसी न किसी एग्जाम में आपका करियर सेटल हो गया, तो फिर तो छोड़ना बेवकूफी है। ठीक है, क्योंकि मई आप शुरू हो जाता है, देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 आपके 8 महीने हैं। इस 8 महीने में जब आप इतना सफर तय कर चुके हैं अपनी लाइफ का इस सरकारी नौकरी की तैयारी में, तो इतना 8 महीना और देना बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मतलब परेशान
करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोग पहले से चीजें तैयार की हुई हैं, थोड़ा सा एफर्ट और लगाइए, थोड़ा सा जोर और लगाइए, हो सकता है कि अगला एग्जाम आपका हो, क्योंकि आप भी तो एक प्रकार से अनुभव तो है ही आप लोगों को एग्जाम का, बेसिक आपका तैयार है, फैक्ट के आधार पे आपने चीजें तैयार की हुई, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को मुश्किल आएगी या बहुत ज्यादा परेशानियां आपको आने वाले एग्जाम्स में होगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा अंतिम समय है, जितना भी समय आपके पास बचा है, 2 3 4 5 महीने जितना भी हो सकता है, 2023 का जो टाइम है इसको आपको देना चाहिए, इसको आपको क्विट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखना जो ये एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, 4 4.5 5 हजार बच्चों का तो करियर बन गया समझो, वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। फाइनल चयन परिणाम आएगा तो आप देखिए, हिसाब लगा लीजिए। बार बार मैं आपसे ये कहता हूं 1600-1700 पुलिस कांस्टेबल में, 500-550 पटवारी में, 400-450 कनिष्ठ सहायक हैं, इसके अलावा 800-900 बच्चे ये फॉरेस्ट गार्ड के हैं, साथ ही साथ 746 बच्चे दूसरा कनिष्ठ सहायक है। तो ये जो बच्चे हैं इनका जब अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा, यानी अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, तो फिर जो बचे हैं मतलब उसके बाद जो नंबर आता है वो आप लोगों का आएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों का अब नंबर आने वाला हो, ये तो सब भाग्य की बात है ना। आप मेहनत करते रहो, आपकी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लक भी तो होता है। अंतिम समय में हो सकता है कि एक नंबर से कोई बाहर हो जाता है, कोई 2 नंबर से, कहीं ना कहीं भाग्य भी आपके साथ काम करता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा बच्चों, अंतिम जो 2023 का वर्ष है उसके लिए आपको समय देना चाहिए। और इसमें ऐसे नहीं कि यार टाइम काट रहे हैं, समय देना है तो दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसमें और तगड़ी मेहनत कीजिए। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप अगर सिर्फ ये सोचते हैं कि आप ग्रुप सी के एग्जाम को ही निकालो, ठीक है, आप देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ आप ग्रुप सी के एग्जाम की ही तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मैं एक सही और स्पष्ट राय आपको दे देता हूं। फैक्ट आपके ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आने वाले स्टूडेंट हैं। फैक्ट आपके सीधे सीधे तैयार है। आप क्या कीजिए, इस ग्रुप सी एग्जाम के सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जो आपकी यूके SSC का सिलेबस है ना, जो अभी मैं ग्रुप सी की बात कर रहा हूं, फिर आरओ की फिर करूंगा, ठीक है। ग्रुप सी का जो सिलेबस है उसके सिलेबस को तैयार निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आप ज्यादा डीप नहीं भी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप ज्यादा डीप नहीं भी पढ़ते हैं, एटलीस्ट आप इसके सिलेबस के टॉपिक को डीप पढ़ लो। ज्यादा डीप नहीं पढ़ते हो तो जो इसकी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, इसके ग्रुप सी वाले में इसके टॉपिक को एटलीस्ट डीप पढ़ लो, और इन टॉपिक को डीप पढ़ोगे और ये फैक्ट ऑलरेडी आपके अपने हैं, ये कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन किसने शुरू किया था, उत्तराखंड में ये आपका जो एक है ना वो टिहरी वाला जो क्वेश्चन है, यानी जो यमुना नदी के किनारे कौन सा तिलाड़ी आंदोलन हुआ था वो है, या श्रीदेव सुमन जी कब शहीद हुए थे, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको आते ही है ना। यानी बेस तो आपका है ही है, यानी क्वेश्चन अगर 50-60 नंबर आप लेके आते हो किसी भी एग्जाम में, तो वो इसके बदौलत लाते हो, और ये आपका ऑलरेडी तैयार है। और जो आपका तैयार नहीं है वो सिलेबस के टॉपिक जो डीप आप कुछ नहीं भी करते हो, आप बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ पाते हैं, आपसे नहीं पढ़ा जाता डीप, तो 5-6-7 महीने जितना आपके पास समय है, एटलीस्ट आपको ये मत सोचना कि विज्ञापन आएंगे ही नहीं, ग्रुप सी को भी कुछ एग्जाम दिए जाएंगे, ठीक है। यानी जो ये दिव्यांगजनों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया है, ये जैसे कंप्लीट होगी, जियो हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंत आपके जो विज्ञापन आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे यूकेपीएससी के अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या आरओ का ही विज्ञापन होगा। ग्रुप सी के एग्जाम भी होंगे, वो यूके SSC को दिया जाएगा, अधीनस्थ को दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कनिष्ठ सहायक फिर आए, ऐसा नहीं कि कनिष्ठ सहायक फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि विभागों में लोग रिटायरमेंट भी तो होते हैं ना, रिटायर भी तो लोग होते, पिछले 2-3 साल से ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ये बैच चला जाएगा तो नए बैच के लिए बच्चे में तैयारी करो। तो आप ज्यादा कुछ नहीं भी करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं भी लगा सकते हो, तो आप इस ग्रुप सी के सिलेबस के जो टॉपिक है उसको डीप पढ़ लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा इतिहास डीप पढ़ो, पूरा भूगोल डीप पढ़ो, लेकिन सिलेबस के टॉपिक को अगर आप डीप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। तो आप सोचो फैक्ट प्लस टॉपिक डीप, यही तो सोने पे सुहागा है ना, यही तो गोल्डन चांस है आपके लिए, यानी गोल्डन है अपने आप में, बहुत बढ़िया मौका आप लोगों के लिए हो जाएगा। और इसी के साथ जो यूकेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिर्फ यूकेपीएससी के एग्जाम देखने हैं, और उसमें 3 एग्जाम आपके पास हैं, कौन कौन से आएंगे, एक आरओ का एग्जाम होगा, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे ना, एक होगा लोअर पीसीएस और एक होगा अपर पीसीएस। बाकी जिसका जो साइंस स्ट्रीम है उसमें आपको एफआरओ वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह ये जो भी है ये देखने को मिल जाएगा। तो बट जनरल एग्जाम जो है, अगर आप ये 3 एग्जाम देखना चाहते हो, तो अगर आप अभी से बच्चों तैयारी करोगे, अभी से अगर आप एफर्ट लगाओगे, तभी तो आपका एग्जाम निकलेगा ना। अब ये नहीं कि यार अब कई लोग मौसमी छात्र होते हैं, सोचेंगे ना भाई अभी विज्ञापन नहीं है सर, हम तो लूट गए, हम तो सर बर्बाद हो गए,
सर नहीं होता, अब हमसे नहीं होता, सर मत कहिए पढ़ने को। अगर इस प्रकार की विचारधारा के आधार पर आप ये सोचेंगे कि आप किसी टाइम पे आगे आने वाले समय में सफल हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। आप ये, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ना पढ़ते रहिए जिंदगी भर, पूरा जीवन आपका खत्म हो जाएगा, उम्र निकल जाएगी तब तक पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैंने आपसे पहले कहा था, मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं कि एक साल आपको देना चाहिए, ये वाला साल दिसंबर के अंदर, यानी 2023 दिसंबर तक आपका कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन हो जाता है या कोई ना कोई पेपर आपका अच्छा हो जाता है तो आपके लिए ही काम आएगा। फिर नहीं आता तो 2024 में कोई और रास्ता ढूंढिए, चाहे आप स्वरोजगार अपनाइए, प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में पद तो आखिर कहीं ना कहीं सीमित ही होते हैं, आप ये जानते हैं, क्योंकि एक साथ सारे पद नहीं भरे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना आप लोगों को भी समझ होगी, एक साथ जितने रिक्त पद नहीं भरते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस को भी मैनेज करना होता है। अब सब भर दिए, सैलरी कहां से देंगे, ये भी तो इश्यू रहता है ना। तो वो टुकड़े टुकड़े में अगर विज्ञापन भी आते रहे, आप लोगों का कहीं ना कहीं मन लगा रहे पढ़ने में, आप एक के बाद एक, इस बार कोई सिलेक्ट हुआ, दूसरी बार आपका नंबर आ गया, तीसरी बार किसी तीसरे टाइम किसी तीसरे का नंबर आ गया, तो इस तरीके से चीजें चलेगी। तो 2023 के दिसंबर तक आपको वेट करना चाहिए। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं आरओ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, तो कुछ ही नहीं करना बच्चों। यूपीपीएससी का तो एक फंडा है, सिलेबस के आधार पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसका सिलेबस आपके प्रीवियस पढ़ा होगा, चाहे आरओ हो या कुछ भी हो, तो आप इसके साथ अपडेट रहिए। तो अगर आप 2-3-4 महीने, 4-5 महीने सही तरीके से मेहनत करोगे तो वो मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाती है, यानी पढ़ा हुआ कहीं भी बर्बाद नहीं जाता जीवन में, याद रखना। आप किसी का एग्जाम्पल लो ना लो, आप अपने सर का एग्जाम्पल ले लो ना। मैंने भी तो तैयारी की होगी, अब मैंने तैयारी की, मैं सेलेक्ट भी होगा, सेलेक्ट होने के साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करता हूं, आप लोगों को जो टॉपिक नहीं आता वो समझाता भी हूं, पढ़ाता भी हूं। तो बर्बाद तो नहीं गया ना, वेस्ट तो नहीं गया। आपको क्या लग रहा है कि सर भी अचानक से कभी जॉब में लगे होंगे? ये नहीं बच्चों, उसके लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, किताबों के साथ समय स्पेंड करना पड़ता है, पढ़ना होता है। अगर आप लगातार एक ही चीज पढ़ रहे हैं, बार बार इसी चीज के पीछे पढ़ रहे हैं कि जितने फैक्ट हैं वन लाइनर है उसको रटो, जिंदगी निकाल दो, पढ़ते जाओ, पहले एक किताब के फैक्ट नोट करो, फिर दूसरे के नोट करो, फिर तीसरे के, किसी ने कहा ये क्वेश्चन यहां से आया, उस किताब को घर पे ले आओ, किसी ने कहा ये क्वेश्चन इधर से आया, उस किताब को घर पे ले आओ, उसके फैक्ट लिखो, लाइब्रेरी में जाओ फैक्ट ढूंढो, दूसरे ने कहा फैक्ट ढूंढो, जितने टेस्ट पेपर मिले उसके फैक्ट लिखो, और जहां जहां वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसके फैक्ट लिख दिए, अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चन आए थे फैक्ट लिख दिए। किसी ने कहा टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो लिख दिए, किसी ने कहा 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो लिख दिए। तो ये जो गलती है, इस पे अगर जब तक सुधार नहीं होगा तब तक चयन का तो मतलब ही नहीं है। मतलब कैसे चयन हो जाएगा आप लोग बताइए? जो आपसे ये कहते हैं टॉप 100 क्वेश्चन है, टॉप 400 क्वेश्चन है, टॉप 800 क्वेश्चन है, अरे भाई टॉप यही है तो आपके आयोग को क्या पढ़िए बताओ, उसमें से 5-7 क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आपका चयन कहां पे रोक रहा है? आप फाइनली सेलेक्ट कहां नहीं हो रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक रही है? उस पर काम करो ना। बार बार उसी गलती को अगर दोहराओगे, आपने तैयारी की, आप बार बार देखो वही चीज होती गई। आप 50-60 नंबर एक एग्जाम में करके आए, नेक्स्ट टाइम गए 8-9 महीने बाद एग्जाम हुआ 50-60, फिर नेक्स्ट टाइम गए 50-60, फिर नेक्स्ट टाइम गए 50-60। अब हो क्या रहा? आपने यहां अगर जितनी मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत आपने यहां कर दी, उससे ज्यादा मेहनत आपने यहां कर दी, उससे ज्यादा मेहनत आपने यहां कर दी, लेकिन मेहनत क्या की? उसी चीज को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी जो पढ़ रहे थे उसी पे काम किया। जैसे पहले फैक्ट पढ़ रहे थे वो यहां तक पढ़े, इस पेपर को देखा, नेक्स्ट इस पेपर में देखा कि कौन से नए फैक्ट आए, यहां अगर मंदिर ताल मस्जिद पूछे, अगले पेपर में ये पढ़ने लग गए। उसके बाद यहां देखा कि यहाँ अपने आप में गाड़ गधेरे पूछ दिए यूके परीक्षा ने, अगले पेपर के लिए वो तैयार कर दिए। वो क्या कर रहे हैं? कोई भी एग्जाम कराने वाली बॉडी है, हर पेपर को चेंज करते हैं, यानी कहीं ना कहीं मान के थोड़ा सा पैटर्न बदल देते हैं, थोड़े क्वेश्चन का लेवल बदल देते हैं। आपने परिवर्तन नहीं किया, यानी आपका आयोग वो चेंज करता है, यानी वो क्या करता है? आपके लिए फिरकी फेंकता है, आपके लिए गुगली मारता है, कभी पेपर वो इधर का बना देता है, कभी उधर का बना देता है। इसका एक ही समाधान था, इसका समाधान था कि आपके कर्म में, आपके हाथ में इतना है कि आप इस सिलेबस को सही से तैयार करके जाओ, इसके टॉपिक को अच्छे से देख के जाओ, फैक्ट आपके ऑलरेडी है, उसके बाद इसके अंदर से आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आएगा तो किसी का नहीं होगा, फिर तो सबकी कट ऑफ नीचे जाएगी। हमने क्या किया? हमने सिलेबस पे ध्यान न देते हुए अधिकांश छात्रों ने एक गलती की, वही पेपर को देखते गए, प्रीवियस ईयर के पेपर को, या जिस पेपर में बैठते गए बार बार, जैसे इस पेपर में इतना स्कोर किया तो नेक्स्ट पेपर के लिए इसके ऐसे क्वेश्चन ढूंढे गए जो इसमें इसने पहली बार पूछे, तो उसकी तैयारी करने लगे। मतलब 50-60 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन नहीं आए, देखा 40 क्वेश्चन कहां से पूछे। अब आज के दौर में भी देखो, पढ़ाई में आपसे कह तो रहा हूं ना, कई बच्चे, अपने आप को तुलना मत करना, ठीक है। कई छात्र अभी भी क्या पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज सरस्वती सम्मान पूछ दिया, ठीक है। अब बेसिकली जो आज का दौर है उसमें सरस्वती सम्मान से अगर कोई क्वेश्चन आता है
तो कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि वर्ष इतने का या इतने नंबर का सरस्वती सम्मान किसको मिला, या इनकी किस रचना ही तो इनको सरस्वती सम्मान मिला, या सरस्वती सम्मान किस फील्ड पे दिया जाता है, या फिर ये किस भाषा के लेखक है। बेसिकली वनडे एग्जाम में अगर आप जाओगे, सरस्वती सम्मान से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछता है, और हमें एक छात्र होने के नाते पता भी इतना ही होना चाहिए। आज भी लोग क्या पढ़ रहे हैं, सरस्वती सम्मान में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है, सरस्वती सम्मान में क्या क्या दिया जाता है। मतलब वो अभी भी उसी दौर में जब रुड़की एग्जाम कराता था, उसने एक बार ऐसा ट्रेंड चलाया था। उसने क्या पूछना शुरू किया था, वो पूछेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितने की धनराशि दी जाती है। उसने एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चों ने क्या किया, वही पढ़ना शुरू कर दिया। और आज भी कई लोग उसी तर्ज पे चल रहे हैं, उसी एक अपने आप में रिदम को पकड़े हुए हैं कि इसमें इतनी राशि दी जाती है, इसमें ये किया जाता है, इसमें वो। भाई मतलब कहां जी रहे हो, मतलब किस धरती में, मतलब कहां पे आप लोग हो। आप खुद को समझिए कि आप कितना अनावश्यक पढ़ते हैं, कितना समय आपका जाया होता है। तो इस चीज पे सुधार कौन करेगा। ऐसी चीजें जब पूछी नहीं जाती है, ना वो कभी पूछेगा, ना कभी पूछ सकता है, और ना ही ऐसा पूछना चाहिए मेरी नजर में, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें पूछी नहीं गई, पिछले देखो ना, इतिहास उठा के देख लो, पिछले 5-6 साल का पेपर का, कहां ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आपने आज तक चेंज नहीं किया। मतलब आप अभी भी कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे वो जो पुरुष आईपीएल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है किसी देश का है, जो सबसे महंगा बिका और कितने रुपए में बिका। मतलब क्या पढ़ रहे हो, मेरे समझ में नहीं आता। और कैसे ऐसा पढ़ के सोच रहे हो कि एग्जाम निकलेगा। तो ये तो आपके लिए ही एक प्रकार की मुश्किल क्रिएट करेगा ना, आपके लिए ही रास्ता टफ बनाएगा। आपने मेहनत की, आप अपनी जगह सही है, आपका सोचना सही है कि यार हम किसी भी डायमेंशंस को नहीं छोड़ सकते, किसी भी पहलू को एग्जाम निकालने के लिए नहीं छोड़ सकते, लेकिन वहां वास्तव में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। आप पढ़े जा रहे हो वन लाइनर जितने हैं। मतलब अब देखो, कोई क्वेश्चन अगर सपोज आज का हाल फिलहाल में हाईलाइट हुआ होगा, जैसे ये जो क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, ऑपरेशन कावेरी, यहाँ पर जो हिंसाग्रस्त सीरिया वगैरह के इलाके से भारतीयों को सीरिया सुडान जो भी वहां से लाने के लिए चला गया, तो वहां कई लोग ये पढ़ देंगे कितने भारतीय फंसे थे, ये उत्तराखंड से कितने लोग फंसे थे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब ये देखो कहां टाइम चला गया, कहां पेपर का पैटर्न चला गया, और कहां आपके पढ़ने का ढर रहा है, ठीक है। उस चीज पे परिवर्तन कीजिए। 2023 का साल है, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो ये फैक्टर आपके हैं, कहीं बर्बाद नहीं जाएंगे, कोई वेस्ट नहीं जाएगा। और इसको आप लोग सिर्फ टॉपिक के डीप, मैं ये नहीं कह रहा कि इतिहास पूरी डीप पढ़ो या भूगोल पूरी डीप पढ़ो, एटलीस्ट टॉपिक के डीप पढ़ो। ये अगर आप टॉपिक वाइज डीप स्टडी करके चले जाओगे ना, आपके फैक्ट भी तैयार होंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी तैयार होंगे, और आपका एग्जाम भी निकलेगा। वरना ये आज का पेपर देके आए, जो नए क्वेश्चन आए थे अगले पेपर में, नए क्वेश्चन को किस किस किताब से आए थे वो घर पे जमा कर दोगे, और उस नए क्वेश्चन, क्योंकि एक ही बार मौका मिलेगा, यानी एक टाइप का क्वेश्चन एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है, ठीक है। उसने 20-25 क्वेश्चन नए पूछे, आप उनके पीछे लगे, नेक्स्ट पेपर में गए, उन 20-25 क्वेश्चन को तैयार करके वहां उस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे, इस पेपर में 50-60 आए, फिर 20-25 क्वेश्चन नए टाइप के देखोगे, फिर वहां आपने तैयार करके गए, वो पूछेगा ही अगले एग्जाम में, फिर वहीं पहुंच गए। तो इस चीज पे परिवर्तन करना है। एक ही सॉल्यूशन है, थोड़ा सा टॉपिक के डीप स्टडी कर लो, फैक्ट आपके हैं, और आरओ का जो एग्जाम है इसका सिलेबस के हिसाब से अभी से स्टडी कर दो। मैं तो डीप क्लासेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपकी डीप क्लासेस रेगुलर चलेंगी। कल अगली आपकी स्टडी वाली वीडियो आएगी, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।